हाँ तो बच्चों हम कर रहे थे एंजाइम्स, और एंजाइम्स में आज हमने आगे करना है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। तो देखो सपोज कि ये हमारे पास है एंजाइम, ये पूरा एंजाइम है बेटे, प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसकी, और ये उसकी है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हमने किया था कि क्रेविसेस होते हैं, पॉकेट्स होते हैं जहां पे आके सबस्ट्रेट है जो उसने अटैच होना है। तो यहाँ पे एक्टिव साइट पे आके क्या अटैच हो गया? सबस्ट्रेट अटैच हो गया। दिस इज सबस्ट्रेट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबस्ट्रेट है जो इट गेट अटैच्ड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और जैसे ये सबस्ट्रेट अटैच होगा जो एंजाइम है उसको वो इट गेट इंड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड होने की वजह से वो अपनी एक्टिव साइट को थोड़ा सा चेंज करेगा उसकी शेप में, सो दैट कि एंजाइम है जो टाइटली फिट हो जाए इन द एक्टिव साइट ऑफ द सो दैट कि सबस्ट्रेट है जो वो टाइटली फिट हो जाए इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो ये अब चेंज करेगा। फर्स्ट स्टेप हम लिख देते हैं, सबस्ट्रेट get attached in the active site of enzyme, ठीक है, forming enzyme substrate complex। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो वो बनना जरूरी होता है टू कैटालाइज द रिएक्शन। अब जो एंजाइम है ये अपनी जो शेप है एक्टिव साइट की उसको थोड़ा बहुत चेंज करेगा, सो दैट कि ये जैसे इसने ऐसे कर लिया इसको, ये एंजाइम की रूटीन हो गई, और सबस्ट्रेट इसमें क्लोजली क्या हो गया? फिट हो गया। क्लोज्ड enzyme and substrate in close proximity, to each other. The substrate will now induce the enzyme to change its catalytic site, so that substrate can fit into it more tightly। जैसे ये टाइटली फिट हुआ वैसे ही एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसने सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करना शुरू कर देना है, एंड नए बॉन्ड्स है जो वो बनने शुरू हो जाएंगे, लीडिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो थर्ड हो गया एक्टिव साइट है जो एंजाइम की विच इज नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, इट विल ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स। एक्टिव साइट of the enzyme which is now in close proximity with substrate will break the bonds of substrate and new enzyme product complex will be formed। enzyme substrate complex कन्वर्ट हो गया into
एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बोथ आर शॉर्ट लिव्ड। जैसे ही प्रोडक्ट है जो वो बन के रेडी हो गया, प्रोडक्ट है जो ये लीव करेगा एंजाइम को, एंड एक्टिव साइट है जो फिर से ओपन हो जाएगी फॉर द न्यू सबस्ट्रेट। द एंजाइम releases the product of the reaction, and free enzyme is ready to bind with another substrate। ठीक है बेटे, ये एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन है, मतलब कैसे काम करता है एंजाइम। तो एंजाइम है जो उसके पास हमने कहा था एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट में आके सबस्ट्रेट लगा, उसने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही सबस्ट्रेट अटैच हुआ, इट विल इंड्यूस द एंजाइम टू सम, बहुत ज्यादा नहीं ऑल्टर कर सकता, टू चेंज द एक्टिव साइट, शेप ऑफ द एक्टिव साइट टू सम एक्सटेंट, सो दैट कि सबस्ट्रेट है जो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाए। जैसे ही वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है एंजाइम की, तो एंजाइम है जो उसके बॉन्ड तोड़ने शुरू कर देते हैं। बॉन्ड टूटेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर एंजाइम है जो वो प्रोडक्ट को दे देगा और खुद नए सबस्ट्रेट के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसको हम इन शॉर्ट, ये हम पूरी जो थ्योरी की है डिस्कस, इसको हम बोल देते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, क्योंकि सबस्ट्रेट ने एंजाइम को इंड्यूस किया to alter the shape of the active site so that substrate can get tightly fit with the active site। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी साइंटिस्ट था कोशलैंड, उसने दी थी। ठीक है, इससे पहले जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी से पहले जो थ्योरी आती है वो अब रिजेक्ट हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी क्या थी? लॉक एंड की हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं हम। अब ये थ्योरी है जो वो रिजेक्ट हो चुकी है, तो इसको दिया था एमिल फिशर ने। उसने बोला था कि जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट है वो क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है और वो ऑल्टर नहीं हो सकती। तो जब सबस्ट्रेट इसके साथ फिट हो जाता है, तो सबस्ट्रेट है जो उसकी अगर सेम ज्योमेट्रिक शेप होगी तभी वो इसके अंदर फिट होगा, अदरवाइज वो इसमें फिट नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं कि एक जो लॉक होता है उसकी वो शेप बनी होती है जहां पे हम की अटैच करते हैं, तो की और वो जो लॉक है उसकी अगर सेम ज्योमेट्रिक शेप होगी तभी उस की से वो लॉक खुलेगा, नहीं तो वो नहीं खुलेगा। ऐसे वो कहता है कि जो एक्टिव साइट है उसकी जो शेप है वो फिक्स होती है, वो रिजिड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। उसके अंदर सबस्ट्रेट जब अटैच हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ओल्ड थ्योरी है, ये डिस्कार्ड हो चुकी है। जो न्यू थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली वो कहता है कि एक्टिव साइट इतनी रिजिड नहीं होती, वो जैसे ही सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होता है वो सबस्ट्रेट उसको इंड्यूस करता है सो दैट कि इट कैन चेंज इट्स शेप टू समहाउ, सो दैट कि एंजाइम है जो सबस्ट्रेट के साथ क्लोजली कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, तो ये रेड वाला है एंजाइम। तो ये थ्योरी तो ऐसे मैंने एमसीक्यूज के लिए बताई है, अदरवाइज थ्योरी में आपके सिर्फ ऊपर वाली थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। देन इसके अलावा अब ये थ्योरी हो गई, मोड ऑफ एक्शन हो गया कि पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिले तो इन्होंने बना दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो ये कन्वर्ट हो गया इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं शॉर्ट लिव्ड। और फिर एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम है जो ये वापस आ जाएगा टू अटैच विद अनदर न्यू सबस्ट्रेट। नेक्स्ट हमने करने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग
एंजाइम एक्टिविटी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। इनमें से उसने 2-3 मेजर फैक्टर्स दिए हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर काफी मेजर फैक्टर है। ज्यादातर एंजाइम्स है जो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। अगर उससे टेम्परेचर लो हो जाए तो एंजाइम्स है जो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, और अगर उससे टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो एंजाइम्स है जो वो डीनेचुरेट हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स है जो वो बने होते हैं प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पे जाके डीनेचुरेट हो जाती है। डीनेचुरेशन क्यों होती है? क्योंकि हमने कहा कि एंजाइम 3D होते हैं और 3D में उसके पास बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हाई होएगा वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और एंजाइम्स है जो इनकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दे विल गेट डीनेचुरेट, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर ही खराब हो गई। तो वो टेम्परेचर जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो एंजाइम्स है जो दे फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच दोनों। एंजाइम्स function at narrow range of temperature, narrow range of temperature, and each enzyme shows its highest activity at a particular temperature called optimum temperature। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बिलो ऑप्टिमम क्या बना देगी? एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिवेशन हुई है उसमें, जैसे ही टेम्परेचर हम हाई करेंगे एंजाइम्स है जो इट विल बिकम एक्टिव। एंड टेम्परेचर अबव ऑप्टिमम डीनेचुरेट द एंजाइम। ठीक है, बिलो टेम्परेचर है जो उसने सिर्फ इनएक्टिव किया है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होएगा वो एक्टिव हो जाएंगे, बट अगर अबव टेम्परेचर हो गया तो वो डीनेचुरेशन हो जाएगी और जो एंजाइम है वो वापस वर्क नहीं कर पाएगा। तो अगर बेटे हम एक ग्राफ पुट करें बिटवीन दिस एंजाइम एक्टिविटी एंड टेम्परेचर, तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे जो टेम्परेचर हाई हुआ एंजाइम की एक्टिविटी भी हाई हो गई, ऑप्टिमम पे पहुंच गई। और अगर हम ऑप्टिमम से नीचे अबव करेंगे टेम्परेचर तो एंजाइम एक्टिविटी है जो फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो एक बेल शेप्ड जो ग्राफ है इट विल बी रिसीव्ड विद टेम्परेचर। ठीक है, तो जितना जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ रही है, बट ऑप्टिमम पे जाके मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम से जब और टेम्परेचर हाई किया तो एंजाइम्स है जो उनकी एक्टिविटी फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो गई। सिमिलरली सेकंड फैक्टर है पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू भी बहुत नैरो रेंज पे ही ये काम करते हैं। एंजाइम्स वर्क in a narrow range of pH value। हर एक जो एंजाइम्स है पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। अबव एंड बिलो दैट पीएच वैल्यू एंजाइम्स है जो वो वर्क नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो गट के एंजाइम्स है, जो स्टमक के एंजाइम्स है वो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, जबकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है वो बेसिक एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। तो जो एंजाइम्स है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच वैल्यू पे ही काम करेंगे। उस पीएच वैल्यू से अगर हम पीएच वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी है जो वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सेम ही ग्राफ बनेगा जो हमने पीछे बनाया फॉर टेम्परेचर। तो ये पीएच वैल्यू हो गई, ये एंजाइम की एक्टिविटी हो गई, और
ये बेटे अगर पीएच वैल्यू इनकी ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है, तो इस पीएच वैल्यू से अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं पीएच वैल्यू तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज कर रहे हैं तब भी एंजाइम की एक्टिविटी है जो वो डिक्रीज हो गई। तो दिस इज ग्राफ फॉर द पीएच वैल्यू। अब नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की जैसे जैसे हम सपोज क्या है कि पहले हमारे पास एंजाइम्स हैं बट सबस्ट्रेट नहीं है, तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन है जो वो इंक्रीज हो जाएगा, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जाके जो रिएक्शन रेट का रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन है जो इट विल गेट स्टेबल, वो स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि अब एंजाइम कम हो गया, सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया। तो जितनी देर तक एंजाइम उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सबस्ट्रेट एक्स्ट्रा का कोई फायदा नहीं होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो इट विल गेट कांस्टेंट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट है जो जैसे जैसे इंक्रीज होएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट इंक्रीज किया रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हुआ, बट यहां पे ऑप्टिमम वैल्यू आ गई और ऑप्टिमम वैल्यू से दिस इज ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑप्टिमम वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं वी मैक्स। वी मैक्स से ज्यादा जब मतलब उसका ऑप्टिमम रेट हो गया, अब चाहे एंजाइम हम जितना मर्जी उसके अंदर इसके अंदर जितना मर्जी सबस्ट्रेट डाल दे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज वी मैक्स। अब वो पॉइंट जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेटे ये हाफ होता है, हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। सपोज यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन है जो हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी हो गया, इसको हम बोलते हैं हाफ वी मैक्स। दिस इज नोन एज हाफ वी मैक्स। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हाफ वी मैक्स मतलब कि सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो गया, उसको हम बोलते हैं हाफ वी मैक्स, या इसको हम बोलते हैं के एम वैल्यू। ठीक है, दिस इज नोन एज के एम वैल्यू। तो के एम वैल्यू है जो केल्विन मैनन वैल्यू इसको हम बोलते हैं। तो के एम वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि देखो अब यहां पे क्या है कि अगर सपोज देखो यहां पे मैं आपको बताती हूं, अगर सपोज हम बोले किसी जो कोई भी रिएक्शन है उसके लिए ये हाफ वी मैक्स है, दिस इज हाफ वी मैक्स, मतलब इतने सबस्ट्रेट पे रेट है जो रिएक्शन का वेलोसिटी ऑप्टिमम वेलोसिटी का ये हाफ इतने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे हुआ, और किसी के लिए इतनी ही हाफ वी मैक्स है तो उसकी इतनी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे ही रेट ऑफ वेलोसिटी है जो वेलोसिटी का रेट है जो वो क्या हो गया, हाफ हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे एंजाइम है जो वो फास्ट काम कर रहा है और यहाँ पे एंजाइम है जो वो स्लो काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी ज्यादा है और यहाँ पे एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कम है। तो जो Km वैल्यू है जो अगर ये लेस हुई, दिस मीन्स मोर एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर Km वैल्यू है जो वो मोर हुई, दिस मीन्स लेस एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। तो ये पता चला क्या है, एक बार फिर समझ लो। हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा अप टू मैक्सिमम।
उसके बाद क्योंकि एंजाइम कम हो गया, सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया, तो सारे एंजाइम है जो वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड है। अब चाहे और जितना मर्जी सबस्ट्रेट हम ऐड कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। तो इस जगह को जहां पे जितनी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे, यहाँ पे सपोज रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गया। अब सबस्ट्रेट हमने और ऐड कर दिया बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं वी मैक्स। और वो पॉइंट, वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है जो इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं हाफ वी मैक्स। तो जितनी ज्यादा हाफ वी मैक्स की वैल्यू है, इसका मतलब एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी उतनी ही कम है। क्योंकि अगर हमने ये दिखा रहे हैं कि ये हाफ वी मैक्स इतने सबस्ट्रेट पे होता है और ये हाफ वी मैक्स इतने सबस्ट्रेट पे ही हो जाता है, रादर इससे भी कम पे ही हो जाना है इसको। ठीक है, ये सपोज इतने पे हो रहा है, इतने पे हो रहा है, तो इतनी सबस्ट्रेट पे इसका हाफ वी मैक्स पहुंच गया, मतलब ये बहुत जल्दी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो जितनी वैल्यू कम उतनी एफिनिटी ज्यादा, जितनी वैल्यू ज्यादा उतनी एफिनिटी भी सबस्ट्रेट की क्या होगी, एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट हमने करना है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं। एंजाइम इनहिबिशन, तो द केमिकल्स विच इनहिबिट्स functions of the enzymes such chemicals are called inhibitors। उनको हम inhibitors बोलते हैं। and the process as inhibition। ठीक है, तो ये जो एंजाइम इनहिबिशन है ना बेटे, एंजाइम इनहिबिशन, इट मे बी रिवर्सिबल और इट मे बी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, जैसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं कि वो बैक नहीं जा सकता। इरिवर्सिबल में क्या है कि एक बार एंजाइम की इनहिबिशन हो गई तो दोबारा वो एंजाइम है जो एक्टिव नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी, जैसे हम कहते हैं कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ कि एंजाइम है जो उसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो दोबारा काम नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। और रिवर्सिबल इनहिबिशन में होता है कि एंजाइम है जो वो दोबारा, जैसे ही उसका इनहिबिटर हटा, वो दोबारा से फंक्शनल हो जाएगा। तो जो है रिवर्सिबल में क्या हुआ, एंजाइम विल अगेन बिकम एक्टिव on removal of inhibitor। irreversible में enzyme will not become active even after removal of inhibitor or conditions or normal conditions, removal of inhibitor or under normal conditions again। normal conditions
अगेन। ठीक है, तो जो हमने किया रिवर्सिबल इनहिबिशन है जो, इसमें हम एक एग्जाम्पल करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमने अभी मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में किया था कि एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट की स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है जहां पे आके सबस्ट्रेट को अटैच होना है। तो वो शेप की वजह से सबस्ट्रेट वहां पे अटैच हुआ। बाय चांस अगर कोई इनहिबिटर हो, उसकी भी सेम स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक सेम शेप हो, तो वो सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर लग जाए तो उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई। एक्टिव साइट ब्लॉक होने की वजह से वो एक्टिव साइट उस इनहिबिटर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगी। तो जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगी तो फिर जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो उसके सबस्ट्रेट का कॉम्पिटिटर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन की एक एग्जांपल हम करते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है is having same geometric shape as that of substrate. It get attached at the active site of enzyme and block it. No product will be formed, but on removal of inhibitor, the enzyme can bind with its substrate. For example, क्या एग्जाम्पल है? फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम जब प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे ना बेटे, वहां पे हम सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, वहां पे ये रिएक्शन आएगी। यहाँ पे सिर्फ तुम लोग याद कर लो इसको। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट एंजाइम का नाम, सक्सीनेट हो गया उसका सबस्ट्रेट जिसके साथ उसने अटैच होना है। डिहाइड्रोजिनेज होता है कि उसने सक्सीनेट में से हाइड्रोजन है जो उसको रिमूव करना है। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हम करेंगे, जिसमें इसका सबस्ट्रेट होता है सक्सीनेट। सक्सीनेट है जो ये कन्वर्ट होता है इनटू डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया। तो ये कन्वर्ट होता है सक्सीनेट इनटू मेलोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। बट सक्सीनेट एंड मेलोनेट की जो शेप है, ज्योमेट्रिक शेप, वो सेम होती है। एज ए रिजल्ट अगर यहाँ पे मेलोनेट ज्यादा हो गया, अगर यहाँ पे मेलोनेट ज्यादा हुआ, सक्सीनेट कम हुआ, और मेलोनेट है जो इसने सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, तो कभी भी सक्सीनेट मेलोनेट में कन्वर्ट नहीं होगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। क्योंकि ये इनहिबिटर है, इसने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके नहीं जाना, वहीं पे उसने रुक जाना है। एंजाइम की एक्टिविटी है जो वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेलोनेट इट विल एक्ट एज अ इनहिबिटर ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मेलोनेट है जो acts as competitive inhibitor of succinate dehydrogenase enzyme, will block the reaction and reaction will not move in the forward direction. Second example है सल्फा ड्रग्स।
सल्फा ड्रग्स दी जाती है बैक्टीरिया की जो डिजीजेस होती है, बैक्टीरिया को आगे ग्रो करने में दी जाती है सल्फा ड्रग्स, क्योंकि सल्फा ड्रग्स है जो उनके एंजाइम का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसने सेल वॉल बनानी होती है बैक्टीरिया की, तो ये उस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देते हैं। एज ए रिजल्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी और बैक्टीरिया है जो वो स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल होगी हमारी सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स, ठीक है, एक मिनट में एक एग्जांपल यहां से आपको बता दूं। आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, तो मोड ऑफ जो एंजाइम एक्शन है हमने किया कि इसकी इनहिबिशन कैसे हो सकती है। इसकी इनहिबिशन हमने कहा दो टाइप की होती है, एक होती है रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में एंजाइम वापस अपनी एक्टिविटी में नहीं आ सकता, रिवर्सिबल में वो आ सकता है। तो इरिवर्सिबल की एग्जांपल हमने की कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो एंजाइम है जो उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एंजाइम का एक्शन रुक जाएगा, वापस आएगा ही नहीं वो, क्योंकि स्ट्रक्चर डीनेचुरेट हो चुकी है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है जो वो रिवर्सिबल टाइप की एग्जांपल है, जिसमें हमने कहा कि कोई जो इनहिबिटर है वो कॉम्पिटिटिवली गेट अटैच्ड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट। तो वो सबस्ट्रेट का कॉम्पिटिटर है, सेम ज्योमेट्रिक शेप है, वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर लेगा। जैसे ही हम इनहिबिटर हटाएंगे सबस्ट्रेट लगेगा तो एंजाइम है जो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो ये वीडियो हमने एनसीईआरटी वाला एंजाइम्स है जो वो खत्म कर लिया। इसके अलावा एक होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, दीज आर नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बट आपको ये +2 में काम आएगा तो पता होना चाहिए। दीज आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स, या हम इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन कर लो, एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट बनता है ना मेटाबॉलिक पाथवे में, कई बार एंड प्रोडक्ट है जब हमारा ना जो बेटे सेल है वो बड़ा इकोनॉमिकल वे में चलता है कि एंड प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है वो तभी बनेगा जब हमारे सेल को वो चाहिए होगा। अगर वो एक्सेस में पहले पड़ा हुआ है तो वो अपनी सिंथेसिस को खुद ही स्टॉप कर देगा, उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। जैसे हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम 1 है, ये उसका बाई प्रोडक्ट बना, फिर ये एंजाइम 2 है, इसने फिर से प्रोडक्ट बनाया बाई प्रोडक्ट, और फिर एंजाइम 3 है, इसने एंड प्रोडक्ट बना लिया। तो ये जो एंड प्रोडक्ट है इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, तो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। बट अगर एंड प्रोडक्ट है जो ये एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, अभी सेल को इसकी जरूरत नहीं है, तो ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप पे जो एंजाइम पड़ा हुआ है ना उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम at first step. तो सच ए टाइप ऑफ इनहिबिशन जहां पे एंड प्रोडक्ट अपनी सिंथेसिस खुद ही रोक देता है, हम उसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, तो जब +2 में हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला तो वहां पे बड़ी जगह पे ये फीडबैक इनहिबिशन है जो वो काम में आती है। तो दिस इज द फीडबैक इनहिबिशन जहां पे एंड प्रोडक्ट है जो वो खुद ही अपनी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। अगर वो खत्म हो रहा है, यूज हो रहा है सेल के अंदर, तो रिएक्शन है जो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, अदरवाइज रिएक्शन को वो फर्स्ट नंबर पे ही स्टॉप कर देगा, एक्यूमुलेशन उसकी। इसके अलावा एक होते हैं प्रो एंजाइम्स, या इनको बोलते हैं जाइमोजेंस। प्रो एंजाइम्स होते हैं बेटे जो वो एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और सिक्रीशन के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रो एंजाइम्स। द एंजाइम्स विच आर सिक्रीटेड
in the inactive form. And after secretion, they become active. For example, all protein digesting enzymes. All protein digesting enzymes. जैसे आपने सुना होगा प्रोरेनिन. प्रोरेनिन है जो ये कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, तो ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और ये इसकी एक्टिव फॉर्म है. ठीक है. ऐसे ही हम कहते हैं ट्रिप्सिनोजन. ट्रिप्सिनोजन है जो ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और ट्रिप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है. तो जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ना बेटे, वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में ही सीक्रेट होते हैं. इनको हम जाइमोजेन भी बोल देते हैं. ठीक है. प्रोएंजाइम से, क्योंकि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले ही मोस्टली होते हैं, इसलिए हम इनको जाइमोजेन्स भी बोल देते हैं. तो ये हो गया अबाउट द प्रोएंजाइम्स और जाइमोजेन्स एंड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन. और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म. एक बार हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं. एनसीईआरटी में हमने करना है ये वाला. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. The activity of an enzyme can be affected by a change in conditions which can alter the tertiary structure of the protein. Tertiary structure को change कर देंगे. These include कौन कौन से हैं? Temperature, pH, change in substrate concentration और binding of specific chemicals that regulate its activity. Temperature and pH. Enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH. Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature. इस temperature पे highest activity है. And pH, optimum temperature and optimum pH. Activity declines both below and above the optimum value. Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state. वो preserve करता है. Whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. ठीक है. Then concentration of substrate. With increase in substrate concentration, ये दोनों बेटे टेबल दिए हुए हैं. ये pH वैल्यू का है, ये टेम्परेचर का है, ये सबस्ट्रेट का है. ये उसने हाफ Vmax बनाया हुआ है, इसको हम Km वैल्यू बोलते हैं. With the increase in substrate concentration, the velocity of enzymatic reaction rises at first. पहले रिएक्शन का रेट हाई हो जाएगा. Reaction ultimately reaches a maximum velocity Vmax, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecule to bind with additional substrate molecules. The activity of an enzyme is also sensitive to presence of specific chemicals that bind to the enzyme. कुछ chemicals enzyme को bind करेंगे तब भी enzyme की activity affect करेगी. When the binding of the chemical shuts off enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor. When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Inhibitor है जो वो enzyme की active site के लिए substrate के साथ compete करेगा. Consequently, the substrate cannot bind and as a result, अब अगर inhibitor ज्यादा हुआ तो inhibitor bind कर जाएगा with that site, और अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हुआ तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा. सबस्ट्रेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी टू बाइंड विद द एक्टिव साइट. फॉर एग्जांपल, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट which closely resembles the substrate succinate in structure. Such competitive inhibitors are often used in control of bacterial pathogens, for example, sulfa drugs. So this is all about the
चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स है जो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। मे बी हम प्लांट फिजियोलॉजी है जो वो शुरू करेंगे।